एक सवा महीने के रमज़ान के ब्रेक के बाद हम फिर से अपनी क्लासेस रिज्यूम करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं आज, जो कि आज के वक्त की एक बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। बहुत सारे अपने सुनने वालों ने इसके बारे में रिक्वेस्ट भी किया है। लेकिन क्या वो सीरीज़ है, इसका नाम हम बाद में बताएंगे, ताकि पहले आप क्लास के बाद समझ सकें कि ये नाम हमने इस चीज़ को क्यों दिया हुआ है। पहले से दिमाग में किसी तरह की कोई प्रेजुडिस ना रहे। बड़ी अजीब सी कंडीशन फैली हुई है बाहर सारी दुनिया में। चारों तरफ महामारी का माहौल है, कोविड-19। बाहर हम देख रहे हैं अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग बाग मर रहे हैं, शमशानों में जगह नहीं है, हाहाकार जैसा मचा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, बंद पड़ा है सब। और बाहर का दृश्य, बाहर का व्यू ऐसा है जैसे कि युद्ध चल रहा, और वाकई में ये युद्ध ही है। तो जब आक्रमण होता है, जब पहले कोई हमला होता है, तो ये स्वाभाविक सी चीज है कि इंसान हड़बड़ा जाता है। एक स्वाभाविक सी चीज है, हड़बड़ा जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें, हाथ पांव मारना चालू करता है, बड़ी बुरी सी कंडीशन से गुजरता है। और अगर टिका रहता है तो मजबूत हो जाता है, फिर आसानी से उसके साथ दो दो हाथ करने लगता है, फिर आगे चल के उसको हरा भी देता है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे? पेशेंस एंड परसिवरेंस एंड प्रेयर, PPP। कुरान में एक जगह लिखा हुआ है कि अल्लाह इज विद दोज हु पेशेंटली परसीवर। ईश्वर उसके साथ है जो सब्र रखता है और टिका रहता है। ठीक, बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, और मीडिया इतना एक्टिव है, कई तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग तरह की, इतने अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशंस की एक बौछार सी आपके ऊपर सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है। मोबाइल खुला नहीं, इंटरनेट कनेक्ट हुआ नहीं, व्हाट्सएप में इतने मैसेजेस हैं, फेसबुक में इतने मैसेज हैं, SMS पड़े हुए हैं, मिस कॉल पड़े हुए हैं, तो ये हैं तो वो हैं, चारों तरफ से। लास्ट ईयर जब से कोविड शुरू हुआ, ये सेकेंड वेव कहते हैं इसको, जो भी चल रहा है, और इतनी तरह की बातें कि दिमाग घूम जाए आपका। कोई कहता है ये षड्यंत्र है, उसके पक्ष में तर्क भी देता है कि ये कॉन्स्पिरेसी है। तरह तरह के वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे इस तरह की बातें करते हुए YouTube पे। कोई कहता नहीं ये सच में डिजीज है,
तो एलोपैथ्स भी शुरू से हड़बड़ाहट में के हिसाब से फाइट करते हुए चले, और क्लोरोक्विन से लेके 8, 10, 12 मेडिसिन से होते हुए भी रेमडेसिविर और स्टेरॉइड तक पहुंचे। अभी एक नया कोई DRDO ने लॉन्च किया है, कोई ग्लूकोज वाला कोई कॉम्बिनेशन है, कहते हैं एक बड़ी गेम चेंजर साबित होगी। है ना? तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले भी हैं, ये भी हैं, कोई ये कह रहा है तो कोई वो कह रहा है, कोई कहता है गोमूत्र गोबर से ठीक हो जाएगा। होम्योपैथ्स भी लगे हुए हैं फाइट करने में। बहुत सुना पिछली बार आर्सेनिक आर्सेनिक, इस बार गायब है आर्सेनिक पिक्चर से। सब जगह मीडिया में वो बिल्कुल एकदम मूव हो रहा है, आर्सेनिक आर्सेनिक दी जाए, आर्सेनिक दी जाए, आर्सेनिक दी जाए। फिर एक खास तरह के स्कूल वाले लोग आ गए और कहने लगे नहीं, कैम्फर दी जाए, कैम्फर दी जाए। फिर एक और ख़ास तरह के स्कूल वाले चले आए और वो कहने लगे नो, CPI इज द क्योर। सबकी अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी, कोई मियाज़मेटिक थ्योरी, कोई स्पिरिचुअल थ्योरी, तो कोई थ्योरी, तो कोई थ्योरी। मानते हैं होम्योपैथी में है कि कई बार जब महामारी फैली तो एज ए जीनस एपिडेमिकस, स्पेसिफिक रेमेडी तो रहती है, एक निकाली गई दवा, और जीनस एपिडेमिकस जो निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है? जब कोई खास चीज अटैक करती है, वायरस या बैक्टीरिया, बहुत सारे लोगों में, और कुछ खास ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सेट ऑफ सिम्टम्स सभी में आते हैं, सभी में बुखार मिलेगा, सभी में सर्दी मिलेगी, सभी में जुकाम मिलेगा, फ्लू लाइक डिजीज, इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज उसको बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। अब उसमें एक जीनस एपिडेमिकस निकाल लिया, 1, 2, 3 कि ये मैक्सिमम सिम्टम को कवर करती है, फिर उनके खासियत की बिना पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पे देते रहे वो 2-3 रेमेडीज। और इस तरीके से होम्योपैथ्स ने पास्ट में बड़े सक्सेसफुली महामारियों के साथ फाइट किया है, अपने लिटरेचर्स में है। आप इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू दैट, अंडरस्टैंड। तो फिर होम्योपैथ्स भी जैसे कि हड़बड़ाहट में काम चल रहा है, इस बार कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना कोई कैम्फर बोल रहा है, ना कोई CPI बोल रहा है। क्यों जीनस एपिडेमिकस सेलेक्ट क्यों नहीं हो पा रही है? इसलिए क्योंकि ये वायरस ही आपको साइंस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन सिखा रहा है। अलग अलग तरह के सिम्टम आ रहे हैं, अटैक कर रहा अलग अलग, कहीं पे रेस्पिरेटरी सिम्टम है तो कहीं रेस्पिरेटरी सिम्टम गायब है, टोटली डाइजेस्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम है, कहीं ये चीजें गायब है तो जॉइंट रिलेटेड। आप आए दिन सुनते हैं कि ये भी हो सकते हैं कोरोना के लक्षण, कोरोना के लक्षण ये भी हो सकते हैं, कोरोना के लक्षण ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। अरे छूटा क्या, सब चीज कोरोना बोल दी। जबकि एक्चुअल में ये है, डॉक्टर हैनीमैन ने ये चीज ढूंढी, ऊपर वाले का ये सिद्धांत ढूंढा, डिस्कवर किया कि ऊपर वाला एक जैसा दूसरा बनाता ही नहीं, उसकी क्रिएटिविटी तो इनफाइनाइट है, इसलिए हर आदमी अपने आप में इंडिविजुअल है। तो कोई भी एक चीज के वो एक्सपोजर में जब आएगा, चाहे अब ये होम्योपैथ का एटीट्यूड है, ध्यान रखना है ना, आप नामों से घबरा जाते, कोविड घबरा रहे, कोविड 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 कोविड, और ऐसी फैली हुई चीजों में भाई जब एक्चुअल परेशानी क्या कहलाती है, जब वो सामने आती है। आपके फियर, आपके डर, आपके एंजाइटी तो इतनी हो सकती है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। समझे? तो मैं क्या कह रहा था, अब ये होम्योपैथ का एटीट्यूड है, बात समझ में आई कि क्या, कि कोई भी एक्सपोजर हो, फिजिकल एक्सपोजर हो, नींद नहीं पूरी हुई, गिर पड़ गए, चोट लग गई, फलाने तरह के
वेदर कंडीशन के एक्सपोजर में आ गए, तो धमाके तरह की वेदर कंडीशन के एक्सपोजर में आ गए। वो एक्सपोजर इन्वायरमेंटल हुआ, वो एक्सपोजर थर्मल हो सकता है, वो एक्सपोजर वायरल हो सकता है, वो एक्सपोजर बैक्टीरियल हो सकता है, वो एक्सपोजर इमोशनल हो सकता है। व्हाटएवर मे बी द एक्सपोजर, नियम ये है कि इंसान अलग तरीके से एक्सप्रेस करेगा उसको। काफी सारी चीजें कॉमन हो सकती हैं, फीवर कॉमन हो सकता है, खांसी कॉमन हो सकती है, और तब जब हमने प्रैक्टिस करना, इसलिए इतनी जल्दी हड़बड़ी नहीं मचाई कोविड के बारे में किसी भी तरह का ज्ञान देने में, क्योंकि हमको ये लग रहा था कि पहले देखे तो यार इसके साथ थोड़ा सा दो दो हाथ करके। और डर तो इतना फैला हुआ है कि कई ऐसे होम्योपैथ डॉक्टर भी हैं जो हमसे बात कर रहे हैं कहीं कि सर ऐसा हो गया, अच्छा ठीक है ये मेडिसिन ले लो, इतने में टेस्ट भी करा लिया, इतने में बोल दिया निमोनिया, कोविड निमोनिया, तो फिर बात ही करना बंद, भग गया अस्पताल में। ऐसी पैनिक की कंडीशन। नो तो जब इतने दिन से जब दो दो हाथ करते चले आ रहे हैं, तो इसमें यही समझ में आया बेटा कि अगर हम अपना टोटल, हमारे होम्योपैथी की खासियत है ये, और ये लोग देख रहे हैं, ये बैठ रहे हैं क्लिनिक में, कितने पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, आए भी नहीं, ऑनलाइन सिर्फ बात करके और ट्रीटमेंट लेके। लेकिन अप्रोच ऐसे नहीं कि कोई एक दे दे कोई घुट्टी कि ये लो भैया ये सबको बांट दो, एक ही डंडी से सबको हाँक दो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस तरीके से मिल ही नहीं सकता, समझ में ही नहीं आता। लेकिन होम्योपैथी का कभी नहीं भूलना, अगर कोविड से या किसी भी, अब ब्लैक फंगस भी आएगा, किसी भी चीज से अगर आपको फाइट करना है एज ए होम्योपैथ, तो जब तक, तो आज अपन मेन चीज बात ही करेंगे। देखो इस सीरीज का नाम हमने दिया है कोविड सिचुएशंस एंड होम्योपैथी। आज मैं थोड़ा सा हल्का सा डोज दूंगा ये फर्स्ट लेक्चर में, ताकि आपको खाली एक एटीट्यूड बिल्टअप हो जाए। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं अपने चैनल के, खास तौर से ये जो लेक्चर है ये स्पेशली लेमेंस के लिए नहीं है, इट इज फॉर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, जो अलग अलग जगहों पर अपने अपने तरीकों से बेचारे फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान के पास आज जो भी चीजें हैं, जो भी हथियार हैं, चाहे एलोपैथी हो, यूनानी हो, हमको हर चीज से फाइट करना है ना। और इंसान को ऐसा बनाया ऊपर वाले ने, अशरफुल मखलूकात बोला है, यानी कि मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उसमें सबसे ऊंचा दर्जा तुझे दिया है। इंसान सिर्फ इतना ही याद रखे तो बहुत सारे उल्टे सीधे कामों को करने से बच जाए, बेशर्मी भरे कामों को करने से बच जाए। सर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि एज ए होम्योपैथ अगर हमको इन सिचुएशन से फाइट करनी है तो हमें एक एज ए होम्योपैथ का एटीट्यूड रखना पड़ेगा। ये आर्सेनिक, कैम्फर, सीपिया, फलाना, कोई खास चीज, कोई खास कॉम्बिनेशन, इससे ऊपर आ जाओ भैया, क्योंकि यही किया अभी इतने दिनों तक शांत इसलिए बैठे थे, और पता चला कि किन चीजों से सक्सेस मिल रही है। कुछ केसेस मैं बताऊंगा आपको, बहुत लाइट केसेस आगे की क्लासेस में हम चलेंगे, जिसमें हम एक एक स्टेज में रहेंगे। सबसे ज्यादा मौतें किस चीज से हो रही है, चाहे कोई भी चीज से हुआ हो, लेकिन निमोनिया हो रहा है, ब्रोंको निमोनिया हो रहा है। तो हम देखेंगे कि एज ए होम्योपैथ हम अपने आप को आगे की क्लासेस में कैसे ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आए तो हम प्रिपेयर हो सके। उसमें हमने कैटेगरी भी बांट रखी है, जैसे कि शुरुआती स्टेज के अगर आपके पास निमोनिया वाले केसेस आ जाएं तो आपके पास कौन सी 2 3 4 रेमेडी ऐसी होनी चाहिए जो आपके बिल्कुल हैंडी हाथ में हो और आप इमीडिएटली उस चीज को प्रयोग करके सामने वाले को आगे पहुंचने से बचा सको।
फिर इस तरह के लोग आ गए कि अब इन शुरुआती कंडीशन नहीं है, अच्छी तरीके से फ्रैंकली डेवलप्ड केस ऑफ निमोनिया आ गए, तो उसमें 2 4 5 कौन सी ऐसी रेमेडीज रहती हैं जो हमारे काम आएंगी ऐसी कंडीशंस में। फिर कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन भी है, अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशन। लेट बिल्कुल निमोनिया, अब डॉक्टरों ने भी हाथ खड़ा कर दिया, एलोपैथ्स ने बस सपोर्ट में रखा हुआ है, चल रहे हैं। और बिल्कुल सीवियर है, जिनकी बहुत कंडीशन ऐसे बता रहे हैं कि भैया इतना डैमेज हो गया है, लंग की तो वाट लग गई है, अब ऊपर वाला ही मालिक है। ऐसी कंडीशन में भी जब लोग बात करने लग जाए, उस कंडीशन में भी आपके पास ऐसी कौन सी 3 4 5 रेमेडीज होनी चाहिए जिससे कि आप फाइट कर सके। तो आज लेकिन अपन पूरा बात करेंगे कि एज ए होम्योपैथ हम कैसा एटीट्यूड रखें। फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट एंड मोस्ट foremost requirement for the homeopathic prescribing is a mindset of an unprejudiced observer. पहले तो इन सारे कचरे जो बाहर चल रहे हैं, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म में वो हो रहे हैं, उससे पहले फ्री हो जाओ। अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर मतलब खाली दिमाग, किसी भी इन्फ्लुएंस से पूरी तरीके से फ्री हो जाओ, किसी भी तरह के फियर से, किसी भी तरह की एंजाइटी से, किसी भी तरह का नेगेटिव आउटकम नहीं। ये आप अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर का काम नहीं है। और फल की भी चिंता मत करो, क्योंकि ऊपर वाले का नियम क्या है, श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे बहुत गहरी साइकोलॉजी है, क्योंकि फल पे चिंता रखने वाले लोग, फल पे नजर रखने वाले लोग बीमार पड़ते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, फियर में रहते हैं। नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे, नुकसान हो जाएगा, व्हाटएवर। तो आपके हाथ में क्या दिया है ऊपर वाले ने, कर्म दिया है। तो पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट उसमें रहो, उसको सही, एकदम सही से सही करने की कोशिश करो, बाकी रिजल्ट ऊपर वाले पे छोड़ो। बहुत सारे पेशेंट्स को इस दौरान, कोविड पेशेंट्स आए, बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया, बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुली ट्रीट किया, बहुत सारे लोगों को नहीं बचा पाए, कोशिश करने के बाद भी नहीं बचा पाए। पर ठीक होने वालों का परसेंटेज काफी ज्यादा है, और कई लोग सब्र नहीं रख पाए, भरोसा नहीं रख पाए होम्योपैथी में, और दे फुली रिलाइड ऑन जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम स्कूल जो चला आ रहा है, एलोपैथी। और ऐसा दुनिया में सब रहा, किसी भी डिजीज के साथ जब कोई भी डॉक्टर फाइट करता है तो सबके साथ होता है। Nobody can say that I am perfect. Why? 100% क्वालिटी सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बताई गई है, एब्सोल्यूट सिर्फ ऊपर वाले को कहा गया है। क्यों डॉक्टर माविया, क्या कहा गया है, हर नमाज में पढ़ती हो, अल्लाहु समद, ओनली गॉड इज एब्सोल्यूट एंड इनफाइनाइट, नोबडी कैन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी और की नहीं हो सकती। ठीक, तो आपको एज ए होम्योपैथ अपना माइंड सेट क्या, देखो आप इतनी तरह की बौछारों से आप घिरे हुए हो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, नहीं, इन सब से अपने को फ्री करो। एक बहुत मेरी फेवरेट कव्वाली का एक बीच का एक वो है, देखो ना, कोई कुछ कह रहा है कोविड को लेके, कोई कहता षड्यंत्र है, कोई कहता कॉन्स्पिरेसी, कोई कहता कुछ है, कोई कहता कुछ है, कोई कहाँ तक सुनोगे भैया? रोज नई चीज, एक दिन बोलते हैं भाप ले लो तो ये हो जाएगा, एक दिन बोलते हैं ये खा लो, मतलब आपका पूरा मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन सब चीज़ों से भरे हुए हैं। लेकिन अगर आप एज ए होम्योपैथ अगर अफेक्टेड हो गए इन सब चीज़ों से, अनप्रेजुडिस्ड नहीं रह पाए, वो कव्वाली का बड़े अच्छे बोल वो कहते हैं बीच में कि इधर काबे में है पत्थर, उधर काशी में है पत्थर, इधर पत्थर का पूजन है, उधर पत्थर को बोसा है। बोसा मतलब किस। हर इंसान अपनी अपनी कहे जाता है, और पर अपनी तो यही समझ में आता है कि पी के जाम अपना तोड़ देते हैं और तशनगी को झिंझोड़ देते हैं।
तो हमको अपना जाम पीना है, अपनी मस्ती में रहना बिल्कुल एकदम। एज अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर, और आपका एटीट्यूड किस प्रकार का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, ये मैं बता देता हूँ। इसको ध्यान रखें, इसकी प्रैक्टिस करें। एफोरिज्म 6, ऑर्गनन का एफोरिज्म 6, ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर एक होम्योपैथ को सही तरीके से इस कोविड नाम की जो महामारी चली आ रही है, इससे अगर फाइट करना है तो समझना, यही एटीट्यूड लेके आप आगे फाइट कर पाओगे अगर होम्योपैथी से फाइट करना है तो। डॉक्टर हेनीमैन क्या कहते हैं एफोरिज्म 6 में? द अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर, एक धारणा शून्य अवलोकन करता, भारी हिंदी हो गई है, ऐसा सिंपल करते हैं, ऐसा खाली दिमाग इंसान जिसके दिमाग में पहले से कोई भी कचरा, कोई भी ज्ञान नहीं बैठा हुआ है, और वो बिना चश्मा चढ़ाए चीजों को देख रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट। तो क्या कहते हैं डॉक्टर हेनीमैन? द अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर वेल अवेयर। अब ये कौन होता है अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर? तो ये उसकी क्वालिटी बता रहे डॉक्टर हेनीमैन, वो व्यक्ति होता है जो वेल अवेयर ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रांसेंडेंटल स्पेकुलेशंस which can receive no confirmation from experience। अंग्रेजी भी भारी हो गई थोड़ी, सिंप्लीफाई करते हैं अपन इसको। डॉक्टर हेनीमैन क्या कहते हैं? कौन है अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर? जो वेल अवेयर हो, जिसको अच्छी तरीके से मालूम हो, जो पूर्ण रूप से इस बात को लेके जागरूक हो। किस बारे में? वेल अवेयर ऑफ द फ्यूटिलिटी, व्यर्थता। फ्यूटिलिटी, फ्यूटाइल क्या? बेकार, कोई काम का नहीं। फ्यूटिलिटी मतलब व्यर्थता। किस चीज की बेकारी, किस चीज की व्यर्थता की जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर हेनीमैन। एक अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर को किस चीज की व्यर्थता के बारे में मालूम होना चाहिए? फ्यूटिलिटी के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये चीज किसी काम की नहीं है। ट्रांसेंडेंटल स्पेकुलेशंस, ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है सामान्य, नॉर्मल, ह्यूमन जो चीजें परसीव कर सकता है सेंसेस से, उसके पार, अतीन्द्रिय, इंद्रियों के पार, बियॉन्ड सेंसेस। ऐसा लगे कुछ जादू कर रहा है सामने वाला, ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, कि उसने कुछ ऐसी चीज देख ली जो किसी को नहीं दिखाई पड़ रही थी। उसने सुनते ही देख लिया कि हम यहाँ, सुनते ही देख लिया कि जरूर ये सोच रहा होगा, इसका माइंड सेट ये होगा। ट्रांसेंडेंटल आपको समझ में नहीं आया, आपको तो वो नहीं दिखा, लेकिन उसको दिख गया। ट्रांसेंडेंटल स्पेकुलेशंस, अटकलें। कि अंदर ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, या फिर इंटीरियर में ढूंढ रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं इलाज, रिपोर्ट्स में ढूंढ रहे हैं इलाज। क्या पूछते हैं लोग बाग? ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बताओ दवा। कोविड पॉजिटिव आया है, बताओ दवा। क्या बताएंगे आप? होम्योपैथी में होती नहीं है कोविड पॉजिटिव की कोई दवा। कुछ मदर टिंचर्स को छोड़ दिया जाए जो एक्यूट कंडीशंस में तुरंत रिलीफ देने के लिए काम आती हैं, स्पीडोस्पर्मा लाइक, क्योंकि डॉक्टर बोरिंग ने कहा है कि ये जो है रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। पर वो इमरजेंसी में जैसे जान बचाने के लिए एलोपैथ्स काम लेते हैं, वैसे ही आप काम ले सकते हो, बस क्योर के लिए नहीं है वो।
बात समझ में आई है? तो कोविड के नाम से, तो अब ट्रांसेंडेंटल एग्जैक्ट मीनिंग, अगर आप ट्रांसेंडेंटल का अगर देखना चाहें, सामान्य नॉर्मल इंसानी एक्सपीरियंस, नॉर्मल इंसानी ज्ञान, नॉर्मल इंसानी तर्क के बाहर की बात है। ये कुछ विचित्री चीज बता रहे हैं महाराज। कैसे बता रहे हैं नहीं पता, अंदर घुस के क्या मन की कोई कंडीशन देख ली, या कोई ऐसी मिजाज की कोई कंडीशन देख ली, रहती सब चीजें कवर हो जाती हैं। बट उसका तरीका डॉक्टर हेनीमैन ने क्या बताया है, अगर ये एटीट्यूड अगर आप नहीं रखेंगे तो ट्रांसेंडेंटल स्पेकुलेशंस, ऐसी भावातीत यानी कि इमोशंस के पार की चीज, या अंदर ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये रिपोर्ट है, फलाना है, इन सब चीजों, इन अटकलों के बारे में डॉक्टर हेनीमैन क्या कहते हैं कि जो एक अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर रहता है, जो इस तरह की अटकलें होती हैं, ट्रांसेंडेंटल अटकलें जो होती हैं, अच्छी तरीके से जानता है कि ये बेकार चीजें हैं, इनके चक्कर में पड़ेंगे तो उल्टी सीधी दवा सेलेक्ट करेंगे। ठीक, क्योंकि डॉक्टर हेनीमैन क्या कहते हैं, विच कैन रिसीव नो कंफर्मेशन फ्रॉम द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से उसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि हाँ पहले भी हमको कई बार इस तरह का एक्सपीरियंस हो चुका है। और क्या बताते हैं डॉक्टर हेनीमैन कि भले ही वो आगे क्या बोलते हैं डॉक्टर हेनीमैन, बी हिज पावर्स ऑफ पेनिट्रेशन एवर सो ग्रेट, पावर्स ऑफ पेनिट्रेशन उसकी, उस व्यक्ति की, उस डॉक्टर की, वो अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर जो बैठा है सीट पे ट्रीटमेंट करने के लिए, उसकी पेनिट्रेशन पावर चाहे कितनी ही महान हो, पेनिट्रेशन पावर मतलब, पेनिट्रेशन पावर का मतलब, अब वो व्यक्ति, अब ये डॉक्टर पुराना हो गया, बहुत सारे केसेस देख चुका, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गया, अब उसकी नजर इतनी तेज और तीक्ष्ण और भेदने वाली, पेनिट्रेटिंग हो गई है कि वो एक दो बात में ही या देख के ही थोड़ा बहुत 2-4-5 मिनट में ही समझ जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। ऐसा उसका पेनिट्रेटिंग पावर हो गया है। तो डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं लेकिन जो अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर होता है, भले ही उसका पेनिट्रेटिंग पावर कितना ही ग्रेट हो, कितना ही महान हो, टेक्स नोट्स ऑफ नथिंग in every individual disease except the changes in health of the body and of the mind. इतना पेनिट्रेटिंग पावर, इतना अनुभवी भी हो गया हो, कितना ही पुराना हो गया हो, अगर वो अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर है तो बिल्कुल अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन से जब पूछा द्रोणाचार्य ने कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, अलग अलग लोग आए, एक चिड़िया टांग दी थी ऊपर पेड़ में और उसकी आंख पे निशाना लगाना था, अलग अलग लोग आए, सबसे पूछा भैया क्या दिख रहा है, कोई बोलता है कि डाली दिख रही है पेड़ की, वहां पत्तियां भी, उसमें चिड़िया भी बैठी है, किसी को मारने के लिए नहीं बोला, सब आके ऐसे ऐसे बता के गए। जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बिल्कुल उसी प्रकार से अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर के बारे में बताते हैं कि उसके माइंड में और कोई चीज नहीं है, वो कितना भी पुराना हो गया हो, कितना भी अनुभवी हो गया, उसका पेनिट्रेटिंग पावर जो है कितना ही ग्रेट क्यों ना है, वो किसी भी इंडिविजुअल डिजीज में कोई भी उसके पास ट्रीटमेंट कराने आया, वो सिवाय एक चीज के और किसी चीज का नोटिस नहीं लेता है, किसी चीज पे ध्यान नहीं देता है। और वो क्या चीज है कि पहले जो उसकी स्टेट थी हेल्थ की, बॉडी और माइंड की, उसमें क्या डेविएशन लेके आया है। पहले नॉर्मल सांस लेता था, अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है,
ये एक डेविएशन बॉडी का हो गया। पहले खांसी नहीं थी, अब खांसता है। माइंड में पहले बेचैनी नहीं थी, अब बेचैन रहता है। घबराहट के बारे नींद नहीं आती है, रेस्टलेसनेस रहती है। वॉट एवर डेविएशन जो हेल्दी बॉडी और माइंड अपने डेविएट होके डिजीज कंडीशन में जो डेविएशन आ गया है, जो बदलाव आ गए हैं, इसके अलावा वो किसी चीज का नोटिस नहीं लेता। कि पहले जो उसकी फॉर्मल हेल्दी स्टेट थी, डॉक्टर हैनीमैन आगे कहते हैं, इसका कहने का मतलब मेरा ये है, डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं, तो वो क्या है? डेविएशन जो है ना, जो बॉडी की हेल्थ थी उसमें डेविएशन आ गया बॉडी के लेवल पे या माइंड के लेवल पे, क्या है वो? These are sign and symptoms. डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं साइन एंड सिम्टम्स, मॉर्बिड फिनोमिनन्स। मॉर्बिड फिनोमिनन कि ऑर्गन, कोई ऑर्गन के लेवल पे कोई मॉर्बिड चेंजेस, डिजीज चेंजेस आ रहे हैं, अलग तरीके से फिजियोलॉजी काम कर रही है, इतना ज्यादा बलगम बन रहा है भयंकर की निकाल निकाल के परेशानी, या इतना बलगम बन गया कि सांस लेते नहीं बन रहा है, बिल्कुल बलगम के कारण, एक्सपेक्टोरेशन के कारण। डॉक्टर हैनीमैन क्या कहते हैं कि नेचर को ऊपर वाले ने बहुत सिंपल बनाया है। जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कि आप देखो, जब बच्चा एक पेट में बनता है तो उसकी जेनेटिक्स देखो कैसे। आप जब पढ़े जेनेटिक्स फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में, तो उसमें जेनेटिक्स देखे होंगे कि कैसे डीएनए स्ट्रैंड्स आपस में मिलते हैं, फिर कैसे प्रोटीन आपस में मिलते हैं, फिर कैसे उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर कैसे अलग अलग तरह के सेल्स बनते हैं। मतलब क्या खूबसूरती, क्या कारीगरी ऊपर वाले की, इतनी कॉम्प्लिकेटेड, याद करना मुश्किल, एग्जाम में आ जाए तो ज़्यादातर लोग तो कर ही नहीं पाए। लेकिन क्या बच्चे पैदा करने के लिए ये जेनेटिक्स का ज्ञान जरूरी है? लाइफ को ऐसे ही रखा है, सो सिंपल। ऊपर वाले ने क्या रखा? लाइफ को इतना ही सिंपल रखा है। कबीर कहते हैं साधो सहज समाधि भली। सहज, बहुत सहज। आप जबरन कॉम्प्लिकेटेड, आपका ईगो जबरन चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। देखें आप प्रकृति के नियम कि आपको क्या, एज ए होम्योपैथ आप क्या एटीट्यूड रखेंगे कि आप फाइट कर पाएंगे। तो आपके नोटिस में क्या, सिर्फ क्या लेके आया? अब कोविड से लेके आया है कि किसी भी चीज के एक्सपोजर से लेके आया है, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको इससे मतलब है कि पहले जो हेल्दी कंडीशन में इसकी माइंड और बॉडी की जो कंडीशन थी, और अब जो डिजीज कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, इसके अलावा किसी चीज का नोटिस नहीं लेना हमको। हाँ, फलाने ने बताया था कि नहीं यार, कोविड का कोई पेशेंट आएगा तो उसको सीपिया खिलाना, या फलाने इस ग्रुप ने बताया था उसको कैम्फर देना, या फलाने ग्रुप ने बताया था आर्सेनिक देना, या कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कॉम्बिनेशंस बता रहा है। कोई चीज दिमाग में नहीं है आपके। आपके दिमाग में सिर्फ क्या है? अर्जुन की तरह आपने किस चीज का नोटिस लेता है? वो सिर्फ कि उसकी हेल्दी कंडीशन से, डिजीज कंडीशन से, फॉर्मर हेल्दी स्टेट से अभी जो प्रेजेंट की जो कंडीशन है उसमें माइंड और बॉडी के लेवल पे क्या क्या डेविएशन आ गए, एंड दैट आर साइन एंड सिम्टम्स। और डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं प्रकृति की जबान है ये लैंग्वेज ऑफ नेचर है, साइन एंड सिम्टम्स। इसी के थ्रू बॉडी बताती है इंटेलिजेंट फिजिशियन को कि मुझे क्योर करो। तो डॉक्टर हैनीमैन क्या कहते हैं? फॉर्मर हेल्दी स्टेट जो थी उसकी पहले की, और अभी जो डिजीज स्टेट में जो भी वो बदलाव महसूस कर रहा है, पेशेंट जो बदलाव खुद महसूस कर रहा है, और उसके आसपास वाले जो उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जो बदलाव महसूस कर रहे हैं, उन सब की बातें जो डेविएशन हो गया है, और फिजिशियन जो खुद ऑब्जर्व कर रहा है, बस फिर वो कोविड पॉजिटिव दिखा रहा है, चाहे कौन सा पॉजिटिव, किस चीज का एक्सपोजर हुआ है, हमको क्या मतलब। हमारा ट्रीटमेंट का तरीका तो वैसा है ही नहीं ना कि वायरस को मारने तिल जाएंगे। अब तो एक्सपोजर किसी भी चीज का हुआ हो,
एज ए होम्योपैथ हमको सिर्फ किस पे नजर रखनी है? डॉक्टर हेनीमैन क्या कह रहे हैं? जो डेविएशन हुआ है, अभी उसका एग्जांपल दूंगा 2-3 केसेस से, ये एटीट्यूड रख पाएंगे मुझे ऐसा लगता है जब होम्योपैथ, जो ओरिजिनल एटीट्यूड है क्लासिकल होम्योपैथी का, तो हम ये इस चीज से फाइट कर पाएंगे। और आगे जो भी क्लासेस इस कोविड सिचुएशन से रिलेटेड, जैसे कोविड सिचुएशन अलग अलग है, कोविड फियर भी पैदा कर रहा है, उससे भी लोग बाग बीमार हो रहे हैं, कोविड निमोनिया भी पैदा कर रहा है, उससे भी लोग बाग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो कोविड ये भी पैदा कर रहा है, तो कोविड कोई पेट वाले लक्षण भी पैदा कर रहा है। हमको कोविड से नहीं मतलब, हमको तो जो डेविएशन वो लेके आए वही तरीका है हमारा, सिमिलियस सिमिलस क्यूरेंटर। कोविड ने अटैक किया, चाहे किसी ने अटैक किया, उससे जो डेविएशन आया माइंड एंड बॉडी में, जो पेशेंट खुद फील कर रहा है, जो फिजिशियन ऑब्जर्व कर रहा है, या उसके आसपास के लोग जो बता रहे हैं, उससे आपने अपनी हिसाब से बिल्कुल इवेल्युएशन करके आपने बढ़िया टोटलिटी निकाली। बात समझ में आई? और टोटलिटी क्या निकली? वही हथियार, उस टोटलिटी से कौन सी मेडिसिन आएगी? जो वैसी ही चीज पैदा कर सकती है, वही ताकत है उसमें, लेकिन चूंकि वो मेडिसिनल है तो मेडिसिनल डिजीज मोर स्ट्रॉन्गर। सिमिलर डिजीज, ए सिमिलर डिजीज एक दूसरे को एनिलेट कर देती हैं, एक दूसरे को नेस्तनाबूद कर देती हैं। ऐसा ऑब्जर्व किया प्रकृति के नियम को डॉक्टर हेनीमैन ने। डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं ऑल दीज परसेप्टिबल साइंस रिप्रेजेंट्स द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंस। यही जो साइन एंड सिम्टम्स है परसेप्टिबल, जो आप परसेप्ट कर पा रहे हो अपने सेंसेस के थ्रू, एक्सटर्नली जो आप देख रहे हो, जो आप सूंघ रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स, जो यही है, बोले बस यही है, यही पूरी डिजीज को बता रहे हैं। अंदर कोई छुपा हुआ नहीं है जिसको ढूंढना है, सब चीजें सामने ही है। अगर देखने की नजर डेवलप हो गई है तो है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो होते हुए भी नहीं है, निकल जाती सामने से। और डॉक्टर दैट इज टुगेदर दे फॉर्म, यही मिलके फॉर्म करते हैं ट्रू एंड ओनली कंसीवेबल पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज, यही मिलके फॉर्म करते हैं। अब ऐसे कई किस्सा है जिसमें हमने सुन के ही अनसुने कर दिया कि भैया कोविड पॉजिटिव आया है, और हमने पूरा ध्यान इसी तरीके से रखा जैसा कि बाबा हेनीमैन बता के गए हैं, और अभूतपूर्व सक्सेस हासिल करी। एक केस, मेल, एज अराउंड 50, शुरुआत क्या हुई? सन एक्सपोजर, कड़ी धूप पड़ना चालू हुई, ऊपर छत में कड़ी धूप में काम कर लिया, उसी दिन से खांसी चालू हुई, उसी दिन से तबीयत खराब होना चालू हुई, उसी दिन से सांस लेने में थोड़ी सी हल्की फुल्की दिक्कत चालू हुई, और जैसा मामला फैला हुआ है चारों तरफ, सुन के इंसान डर गया, तुरंत गया, कोविड टेस्ट कराया, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, लंग्स भी इन्फेक्टेड आए, सीटी लंग करवाया, उसमें भी स्कोर आया, पर मीडियम रेंज में आया, ज़्यादा हाई में नहीं आया, पर बता रहा था कि लंग्स इन्फेक्टेड है। अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया। जब संपर्क किया तो हमने बिल्कुल डॉक्टर हेनीमैन की तरह, जैसे कि उन्होंने बताया है, डॉक्टर हेनीमैन अपने 5th एफोरिज्म में क्या बताते हैं? इन एक्यूट केसेस as well as in the whole history of chronic disease, the most important points are most probable, exciting and maintaining cause. Most probable,
डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल, सबसे ज्यादा संभावित, क्योंकि एक समय पे कई घटना घट रही होती है। एक समय में इंसान बिजनेस के टेंशन से भी गुजर रहा होता है, एक समय में उसी समय उसका धूप से भी एक्सपोजर हो जाता है, उसी समय वो अंदर बाहर हो जाता है, ठंडे से गर्म और गर्म में इतने एक्सपोजर हो जाते हैं। अब कौन सा किया, ये एक डिपेंड करता है कि कितना अनुभव है, कितना एक्सपीरियंस है डॉक्टर को, कि वो प्रोबेबिलिटी को लकीली सही गेस कर पाएगा, या तो एक्सपीरियंस्ड हो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं जो मानता हूँ, मैंने जो फील किया है कि सहज आपकी नज़र चली जाए वहीं पे और आपको बाद में रिजल्ट से पता चले कि यार हमारी नज़र सही गई थी, उसके लिए मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऊपर वाले की मेहरबानी। बात समझे, ये मेरी सोच है, बाकी आपकी जो भी हो खैर, और मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो हमने वहां से शुरू किया। इन जनरल हमने रूब्रिक लिया सन एक्सपोजर टू द 87 रेमेडीज दी हुई हैं, 87 रेमेडीज दी हुई हैं सिंथेसिस रिपर्टरी में। नेचुरली लंग की रिपोर्ट जो हमने सीटी रिपोर्ट देखी, इन्फेक्टेड लंग दिखे, हमने इन जनरल रूब्रिक लिया, इन जनरल चेस्ट चैप्टर सिंथेसिस रिपर्टरी में इन्फ्लामेशन लंग। ठीक, फिर उन्होंने बताया कि कूलर में नहीं सो पा रहा हूं यार, कूलर में सोता हूं ना, ठंडा हो जाता जैसी रात में बहुत ठंडा हो जाता, बोले कूलर से तो मेरे को हटना पड़ता वहां से या बंद करना पड़ता, नहीं तो खांसी तेज हो जाती। ऐसा वो खुद स्पॉन्टेनियस बता रहा है। हमने रूब्रिक लिया कफ बिकमिंग कोल्ड, जब ठंडक बढ़ जाती माहौल में। शुरू में सोते हैं कूलर ऑन करके कुछ नहीं होता, लेकिन रात में जब ठंडा हो जाता है माहौल, जब ठंडे हो जाते हैं तो फिर खांसी चालू हो जाती है। हमने सिंपल लिया जैसा डॉक्टर हेनीमैन ने बताया है, कफ बिकमिंग कोल्ड। यहां दिमाग में कहीं चल ही नहीं रहा है कि इनको कोविड है, और ये ज्यादा बात करता हूं ना, देख खांसी उठ रही है बात करते करते, स्काइप वीडियो पे बात करते हुए, कफ टॉकिंग। और मैंने अभी जो इतना अच्छा सीजन चल रहा है, तरबूज आ रहा है, खरबूज आ रहा है, आम आ रहा है, और तेरे को मालूम है फ्रूट्स बहुत खाता हूँ, अभी फ्रूट्स बंद किया हुआ मैंने देखा, क्योंकि मैं देखता था कि जब भी मैं फ्रूट्स खाता था मेरी खांसी बढ़ जाती थी। इन जनरल वी हैव टेकन फ्रॉम सिंथेसिस रिपर्टरी फ्रूट सेग्रेवेशन। एक्सपेक्टोरेशन कैसा, थोड़ा सा विसिट सा सफेद रंग का। यहां तक हमारे पास 2 रेमेडी आ गई, आर्सेनिक एंड कार्बोवेज। और चूंकि उनको मैं जानता हूं, बहुत वक्त से जानता हूं, अपने स्टूडेंट था तब के दिनों से, बचपन से जानता हूं उनको, तो मैं जानता हूं वो आर्सेनिक टाइप की पर्सनैलिटी है। बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक, बहुत ज़्यादा साफ सफाई, घर में ज़रा सा भी बच्चे बिखरा देंगे, वो ऊपर गए और नीचे आए, जब तक वो सब इधर उधर सब करके सेटल करके झाड़ पोंछ के सब रख देंगे। आर्सेनिक 200 वॉज गिवन, 2-3-4 दिन में बात करी, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सब ठीक हो गया होगा, अब जा रहा हूँ देखता हूँ, टेस्ट करा लेता हूँ कि नेगेटिव हो गया होगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, कोई खांसी नहीं, कोई नथिंग, कोई फीवर नहीं। सी, अब यहां पे आर्सेनिक सिलेक्ट हुई, लेकिन ये इस तरीके से हुई, वैसा नहीं कि किसी ने बता दिया कि सबको एक ही डंडी से हाँक दो। दूसरा केस बताता हूं, ये केस ओवरसीज केस है, दूसरी कंट्री का, ऑनलाइन हुआ। 80 साल की लेडी, 80 इयर्स की फीमेल, उनके बेटे उनके बारे में पूछ के बता रहे थे, क्योंकि उनके बेटे को उर्दू लैंग्वेज आती थी, वो दूसरी लैंग्वेज ही जानती थी।
पता चला हिस्ट्री कि करीबन 1.5 महीने पहले बुखार आया, नेचुरल वो सक्षम लोग, किसी तरह की कमी नहीं, अच्छे डॉक्टर्स के पास लेके गए, एलोपैथी में सब चली, एंटीबायोटिक ये वो दुनिया भर की चीजें चली, उनको आराम मिला। उसके बाद फिर रिटर्न आया, जब तक दवा चलती तब तक वो सप्रेस रहता, फिर रिटर्न आया। उसके बाद दूसरे डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं मिला तो उसने भी एलोपैथिक दवाई दी, जब तक वो चली ठीक है, और जैसी बंद गई फिर उसको प्रॉब्लम, और अब तो जनरल सिम्टम्स भी आने लग गए उसके साथ साथ, मतलब डिजीज अब बढ़ने लग गई। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, हमने बताया, कोविड का टेस्ट कराया था, कोविड शुरुआत में पॉजिटिव आया था। अब देखो यहाँ ना उनको खांसी है, ना कुछ है, ना कुछ है, बस फीवर आ रहा है और डाइजेस्टिव सिम्टम्स आ रहे हैं, भूख नहीं लगना, ये नहीं लगना, वो नहीं लगना। तो मैंने उनसे यही, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतनी कम इंफॉर्मेशंस थी। मैंने उनसे पूछा आपके वहाँ ये हो रहा वो हो रहा, पता चला कि 1-1.5 महीने से वहाँ पे काफ़ी चेंजेबल वेदर चल रहा है, एक तरह का नहीं चल रहा है। तो हमने ऊपर वाले के नाम से ले लिया, मोस्ट प्रोबेबल कॉज लिया, चेंज ऑफ वेदर एग्रावेशन। इन जनरल 100 रेमेडीज है, 100। जब आप सिंथेसिस रिपर्टरी में खोलते हैं जनरल चैप्टर में, चेंज ऑफ वेदर चेंज ऑफ एग्रावेशन, आपको 100 रेमेडीज मिलती, 100। दूसरी चीज, वो काफी ओल्ड एज की दिख रही है, 80 साल की लेडी, तो हमने इन जनरल एक रूब्रिक लिया, ओल्ड एज सेनिलिटी। और बोल रहे 1 महीने से जब से ये दिक्कत चल रही है ना, मुंह लगातार कड़वा बना हुआ है, क्या लिया, टेस्ट बिटर इन जनरल। किसके साथ, आपको बोगर बोनियसन की रिपर्टरी में मिलेगा, हीट एंड फीवर के चैप्टर में, कि कॉन्कोमिटेंट टेस्ट बिटर। फिर उनके, चूंकि ये सब एक्यूट क्रॉनिक की तरफ जाता हुआ 1.5 महीने 1.25-2 महीने पुराना केस हो रहा था, तो इससे ज़्यादा और कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, तो और भी थोड़ा सा पूछने की कोशिश करी कैरेक्टर्स, तो पता चला फैट्स से उनको एग्रावेशन होता है। फैट्स बिल्कुल नहीं लेती है, फैट की कोई भी चीज़, तेल घी बटर, और चाय बिल्कुल नहीं, चाय से तुरंत प्रॉब्लम हो जाती, ऐसा उनकी बॉडी का डिस्पोजिशन बहुत पुराना है। इन सब चीज़ों को और भी मिला के देखो क्या सेलेक्ट हुई, कहाँ कोविड पे अपन ने ध्यान ही नहीं दिया, है पॉजिटिव, क्या सेलेक्ट हुई, चाइना 30 देके 3 दिन बाद 4 दिन बाद बताने को बोला, 3-4 दिन बाद क्या बोलती मालूम, उसके बाद से फीवर नहीं आया है, मुंह का टेस्ट भी ठीक हो गया है, जी अच्छा लग रहा, भूख लग रही है। और अपने बेटे से बोल, उनके बेटे क्या बोल रहे हैं कि देखो अम्मी कह रही है कि डॉक्टर साहब को शुक्रिया बोल दीजिए। हमने बिल्कुल और किसी चीज का नोटिस नहीं लिया, हमने सिर्फ वही जो डेविएशन ऑफ हेल्थ हमको दिख रहा है, आपकी एवेल्युएशन को आपने कोशिश कर करके, प्रैक्टिस कर करके शार्प रखा हुआ है, आपका रिपर्टरी का नॉलेज रिपीटेड एक्सपोजर हो के अच्छा है, आपकी मटेरियल मेडिकल की नॉलेज, आपको मेन मेडिसिन का नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, और पूरी तरीके से होम्योपैथिक एटीट्यूड कि हम और किसी चीज़ का नोटिस नहीं लेंगे सिवाय कि जो डॉक्टर हेनीमैन ने अपने ऑर्गेनल 6 में बताया है, तभी हम एज ए होम्योपैथ फाइट कर सकते हैं। ऐसे कई केसेस हैं, एक केस और बताऊंगा। पुराने हमारे एक पहचान वाले, वो कहने लगे कि बुखार उखार तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि स्मेल प्रॉपर नहीं आ रही है। तो किसी ने डरा दिया कि भैया आप देखो कोविड फैला हुआ है, ये बड़ा गुप्त रूप से हमला करता है, तो आप ये देखें जाके। तो उन्होंने जब सीटी जाके टेस्ट कराया
तो उनके लंग्स 80% इन्फेक्टेड, घबरा गए, और जो घबराए तो उसके बाद से वीकनेस, सांस लेने में, ये सिर्फ घर में आइसोलेट हो गए, अस्पतालों में जगह ही नहीं। और चूंकि मैं उनको बहुत पुराने समय से जानता हूँ, कि कोविड तो उनके लिए फायदे की तरह आया, क्योंकि उसके इन्फेक्शन की वजह से ये पता चल गया, क्योंकि 3-4 साल पहले भी जब मिले थे मुझे, जब कोविड का नामो निशान नहीं था, तब भी उनको ये चेंजिंग वेदर के टाइम पे जब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस फैलती है, तब भी उनको एक बार खांसी हुई थी और काला काला टार जैसा बिल्कुल एकदम बलगम आ रहा था, तब भी मेरे दिमाग में खटका था कि इनके लंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है कोई बहुत क्रॉनिक इंसिपिएंट कंडीशन। आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी है, तो बहुत सारे लोगों की दबी हुई, जो छुपी हुई मालूम नहीं था, कभी जांच नहीं कराई थी, ऐसी चीजें भी सामने आ गई, तो लोगों को क्या लगा कि यार ये कोविड वायरस ने इनकी वो कर दी। काफी केसेस में मैंने ये चीज देखी, जबकि ऐसा नहीं था। अब वो जब मुझसे आए मदद मांगने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो उनकी कंडीशन क्या थी? उनकी कंडीशन क्या थी? थोड़ा सा भी यार हिलता डुलता हूं ना, थोड़ा सा भी उठ के बाथरूम तक ही चला गया ना, तो सांस फूल जाती है। ये देखो खुद बता रहा है, स्पॉन्टेनियस, स्ट्राइकिंग, खुद आके टकरा रहा है आपसे, दिख रहा आप खड़े हुए हो तो। ये जरा सा भी हिलता डुलता है, चलता फिरता है, तो कुछ दो यार ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। अब वो लेमैन है, वो ऐसी डिमांड कर सकता है, पर एज ए डॉक्टर आप ऐसी डिमांड पे मत जाना। आप तो सिर्फ सिम्टम्स देख रहे हो, जो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि ये हिल डुल रहा है जरा सा भी, तो इसको सांस फूल रही है। तो हमारे पास रूब्रिक है एक, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, एक्सर्शन फ्रॉम लीस्ट, 9 रेमेडीज दी हुई हैं। किसमें? सिर्फ 9 दवाएं दी हुई हैं इस लक्षण में। किसमें? सिंथेसिस रिपोर्टरी में। रेस्पिरेशन चैप्टर डिफिकल्ट, लीस्ट, एक्सर्शन ऑन लीस्ट। और ये बलगम का कुछ करो यार, क्या कहते हैं, ये बलगम का कुछ करो यार, इतना गाढ़ा गाढ़ा और पीला पीला निकलता रहता है। और डॉक्टर केंट ने क्या कहा है कि बॉडी से कोई भी डिस्चार्ज अगर निकल रहा है तो वो दिखता कैसे है, उसका कलर, टेक्सचर, टेस्ट, स्मेल, ये सारी चीजें जनरल सिम्टम्स की कैटेगरी में आती है। तो इस तरीके से इवेल्युएटेड टोटलिटी, जनरल सिम्टम्स, स्ट्राइकिंग सिम्टम, जरा सा हिलने डुलने में ये वो इस तरह का बलगम निकल रहा है, इस तरीके से। और कोविड गया एक तरफ, पॉजिटिव होगी, कैलकेरिया का बस सिलेक्टेड। और चूंकि ज्यादा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन एक्टिव है, और अपन जब एलएम पोटेंसी के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि जब कोई इन्फेक्शन एकदम लाइव, बिल्कुल एकदम चल रहा हो, एक्टिव इन्फेक्शन की कंडीशन में है अगर आदमी, तो एलएम पोटेंसी, रिपीटेड एक्सपोजर, काफी फायदेमंद होता है। ऐसा पुरानी डॉक्टर्स के एक्सपीरियंसेस को हमने देखा था, उसी को यूज करते हुए उनको प्रिस्क्राइब करी कैलकेरिया कार्ब 0/1 एक हफ्ते तक, सिर्फ वंस ए डे, ओडी। वही तरीके से 10 स्ट्रोक्स मार के एक हफ्ते बाद फॉलोअप देने को बोला। एक हफ्ते बाद क्या फॉलोअप दिया मालूम है? अरे बहुत अच्छी तबीयत हो गई यार, अब तो टहलने जाने लगा हूं 1-2 किलोमीटर, और दवा भिजवा देना। और फिर अपन ने क्या भिजवाया उसको? द सेकेंड बेस्ट रेमेडी। अब सेकेंड बेस्ट रेमेडी क्या होती है? ढूंढना ऑर्गेनन में कि किसको डॉक्टर हेनीमैन ने सेकेंड बेस्ट रेमेडी कहा है। ये क्लास ओवर होने के बाद बता दूंगा मैं तुमको, लेकिन बाकी लोगों को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये लेमेंस के लिए क्लास नहीं है। ये क्लास खास तौर से है प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स के लिए, होम्योपैथी के स्टूडेंट्स के लिए, कि हम आज के माहौल में किस तरीके से अपने होम्योपैथी को लेके सही अप्रोच रखें, तो हम
लोगों को हम फाइट कर सकते हैं ये जो ख़तरा इंसानियत के ऊपर आया है, और बहुत सारे लोगों को निकाल सकते हैं। सभी को तो नहीं, लेकिन जितना हो सके, जितनी सही अप्रोच होगी उतने लोगों को आप आराम दे सकते। और ऐसी कई कहानियाँ जब सामने आके गुजर गई, तब हमने ये सोचा कि अब सही वक्त है। जो हमको समझ में आया, जिस तरीके से हमने फाइट किया और हम फाइट कर रहे हैं, हम वही बताना चाहते हैं आपको। ना कि इधर उधर की बातें, ना कि सुनी सुनाई बातें। सुनी सुनाई बातों से कुछ नहीं होता है। क्या कहते हैं कबीर? कबीर कहते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। क्या कहते हैं कबीर? जब गॉड के साथ, ऊपर वाले के साथ, जब वो अपना एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस बयान करते हैं, तो क्या कहते हैं? लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। अब दूल्हा दुल्हन मिल गए, अब बारात, ये जो सब फैली हुई है सारी चीजें, कायनात, बोले अब फीकी है, किसी चीज की कोई कीमत नहीं, सत्य से मुलाकात होगी। वैसी एक अनप्रेजुडिस्ड माइंड, और आपका ऑर्गेनन क्या कहता है, और एज ए होम्योपैथ किस एटीट्यूड को रखकर आप प्रैक्टिस करें, इस चीज़ का सामना करें, इस चीज़ से फाइट करें। आगे कोविड किस किस तरह की सिचुएशंस पैदा कर रहा है, निमोनियाज पैदा कर रहा है, और भी चीज़ें पैदा कर रहा है, जिससे निमोनिया ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तब उसको हम एज ए होम्योपैथी कैसे सही तरीके से फाइट करेंगे अलग अलग स्टेज में, अब इसके बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। लेकिन ज़रूरी है ये एटीट्यूड रख के फाइट करना, ना कि कोई निकाल के दे दिया कि लो भैया ये दवा लेके जाओ और सभी को एक ही डंडी से हाँक दो। ये नहीं है होम्योपैथी। होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ नेचर, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, जो कि कभी नहीं बदलता है। और लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि एवरी वन इज ए इंडिविजुअल केस, और हमको कैसी अपनी नज़र रखनी है। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है।